Hello, good evening everyone. Myself Vishnu Raman, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। मैं आप लोगों का अपने YouTube चैनल लीगल फेवल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमने अभी चैप्टर 5 स्टार्ट किया है, जिसमें आज हम लोग पार्ट 5 स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग चैप्टर सेकंड पढ़ने वाले हैं, जो बात करता है अबाउट द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के रेफरेंस में हम लोग सबसे पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट पढ़ेंगे। क्या क्या चीजें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट में एक्चुअली आती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या क्या चीजों से मिलकर बनता है ना, जिसको कॉम्पोजिशन भी हम लोग कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो उसका मार्जिन नोट कहता है कि देयर शैल बी सॉरी, मार्जिन नोट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। और प्रोविजन क्या बोलता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन which shall consist of the president and two houses to be known respectively as the council of states and the house of the people। मतलब एक पार्लियामेंट हमारे यहाँ होगी और उस पार्लियामेंट में एक प्रेसिडेंट होगा और दो हाउसेज होंगे। वन इज दी हाउस ऑफ द पीपल एंड अनदर इज द हाउस ऑफ द स्टेट, जिसको हम लोग राज्यसभा के नाम से जानते हैं। मतलब राज्यसभा, लोकसभा, और तीसरी हमारी हो गई राज्यसभा, लोकसभा और लोकसभा, देखिए राज्यसभा, और हमारा तीसरा जो हो गया प्रेसिडेंट हो गया। ठीक है, ये तीन हमारे एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूएंट हैं हमारे पार्लियामेंट के। अब पार्लियामेंट को हम लोग कुछ स्पेशल रीजन है जिसके पास, जिसकी वजह से एक्चुअल में प्रेसिडेंट तो किसी भी हाउस का ना तो मेंबर होता है, ना ही वो पार्टिसिपेट करता है हाउस के फंक्शनिंग में। बट उसको हम लोग क्यों मानते हैं, वाई प्रेसिडेंट इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो दीज आर द फॉलोइंग रीजन दैट हैज बीन मेंशन्ड बिलो। कौन कौन से रीजंस हैं, जैसे देखिए, ही समन्स एंड प्रोरोग्स द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। वो सेशन का, पार्लियामेंट का जो सेशन होता है उसका समन और प्रोरोगेशन ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। उसका डिसोल्यूशन, उसको भंग लोकसभा का जो है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। बोथ द हाउसेस का जब एड्रेसिंग होता है, उसको भी जब फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है एवरी ईयर, तो उसको भी प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया जाता है। ऑर्डिनेंस का प्रोमulgेशन, जब हाउस हमारा सेशन में नहीं होता है, तो ऑर्डिनेंस का जो अध्यादेश पारित किया जाता है आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी हमारा प्रेसिडेंट जारी करता है। और फाइनली किसी भी जैसा कि हम लोग जान ही रहे होंगे कि कोई भी लेजिस्लेशन तब तक लॉ कंसीडर नहीं किया जाता है अनटिल एंड अनलेस इट हैज द एसेंट ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं होगा तब तक उसको हम लोग कोई भी एक्ट को, कोई भी बिल जो है एक्ट नहीं बनता है जब तक, जैसे ही प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाएगा, सेम उसी पॉइंट से वो बिल जो है एक्ट का रूप धारण कर लेता है ना। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके जो तीन आर्गन है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, हाउस ऑफ द स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल, मतलब राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति के बारे में हमने क्या पढ़ना है कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, ये पर्टिकुलर सारी चीजें हमने एक अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्लेलिस्ट है, आप लोग उसमें जाइएगा तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वो वीडियो वहां से आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है। बाकी अब हमारा दो हाउस बचता है, जो दूसरा जिसमें से राज्यसभा आर्टिकल 80 में प्रोवाइडेड है और लोकसभा आर्टिकल 81 में प्रोवाइडेड है। तो हम लोग सबसे पहले लोकसभा डिस्कस कर लेते हैं। लोकसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर हाउस ऑफ द पीपल हम लोग बोलते हैं, इसको लोअर हाउस बोला जाता है बेसिकली, और राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि राज्यसभा इज द अपर हाउस एंड द लोकसभा इज द लोअर हाउस। बट हम लोग ऐसा है, चूंकि हम लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, तो वहां से ऐसा हम लोगों को एक कस्टमरी रूप में हमको सुनने को मिला है, इसलिए हमने इस चीज को भी अपने यहाँ एक्सेप्ट कर लिया। हम लोगों ने भी लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस कहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है,
अब इलेक्शन के बारे में जानते हैं कि जैसा कि हमारा लोकसभा का इलेक्शन होता है, दैट इज डायरेक्ट इलेक्शन। हम लोग डायरेक्टली जो है अपने यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो लोकसभा के स्पेशली मेंबर्स होते हैं, उनको हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सांसद ना। तो इन सांसद लोगों का चुनाव कैसे होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में हम सभी लोग पार्टिसिपेशन करते हैं और पार्टिसिपेशन के द्वारा वोटिंग डायरेक्टली होती है और डायरेक्टली वोटिंग के द्वारा हम लोग चुन लेते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है कि कितने मेंबर्स हमारे यहाँ लोकसभा में एक्चुअली हो सकते हैं। तो इसका आंसर है कि 550 जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है जो फिक्स किया गया है फॉर द लोकसभा। और उसमें से जो 20 सीटें होंगी वो होंगी फॉर यूनियन टेरिटरीज और 530 सीटें जो होंगी वो होगी बाकी जो स्टेट्स होंगे उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए ना। मतलब यूनियन टेरिटरीज के लिए 20 सीटें, 530 सीटें अन्य राज्यों के लिए, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में हम लोगों के यहाँ 550 तो मैक्सिमम हो सकते हैं, बट प्रेजेंट टाइम में अभी 543 है। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट था 552 का ना, 550+2। जो +2 था वो एंग्लो इंडियन का एक्चुअल में बात थी कि एंग्लो इंडियंस को हम लोग अपने यहाँ अपॉइंट कर सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये हमारा 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2019 में आया था उसके द्वारा हटा दिया गया। देखिए क्या लिखा है, अर्लियर देयर वाज ए प्रोविजन Article 331 for the nomination of two Anglo-Indians in the Lok Sabha by the President if the community is not represented adequately। मतलब अगर उसका ऐसी कम्युनिटी का, एंग्लो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मतलब पर्याप्त संख्या में ऐसे लोग नहीं हैं हमारे संसद में, तो राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे लोगों को नॉमिनेट किया जा सकता था। लेकिन अभी चूंकि सिचुएशन बदल गई है इसलिए हमने आर्टिकल 334 को अमेंड करके अब क्या कर दिया, डिसकंटिन्यूड द प्रोविजन ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब अब हमने एंग्लो इंडियन का जो है नॉमिनेशन नहीं किया जाना है अपने यहाँ, ठीक। अब हम लोग आते हैं अपने लोकसभा की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो आप लोग लोकसभा जानते ही हैं, इसको लोअर हाउस भले बोला जाता है लेकिन जो सोर्स ऑफ पावर होता है ये लोकसभा ही होता है ना। लोकसभा का ही जो लीडर होता है वही प्रधानमंत्री बनता है ना। बेसिकली जो हाउस ऑफ द पीपल का बेसिकली तो प्रिंसिपल ये है कि जो बहुमत दल का नेता होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकलिटी हम लोग देखते हैं तो वो बहुमत दल का नेता जनरली हाउस ऑफ द पीपल से ही आता है ना। पहली हम लोग इसके पहले जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा से न आके बल्कि इनको राज्यसभा से भेजा गया था ना। इन्होंने इलेक्शन नहीं जीता था, इनको राज्यसभा से भेजा गया था। बट जनरली हम लोग देखते हैं तो हमारे यहाँ जो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनता है वो लोकसभा से चुन के आता है जनरली, ठीक है। तो ये इसमें पावर में क्या करा, जैसे देखिए जब ज्वाइंट सीटिंग होती है, ज्वाइंट सीटिंग का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ज्वाइंट सीटिंग कौन बुलाता है, तो इसको प्रेसिडेंट बुलाता है। इसकी दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो देखिए इसका जो जॉइंट सीटिंग को जो कॉल करता है वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन जो उसका एक्चुअली अध्यक्षता करता है उस मीटिंग का वो हमारा हाउस ऑफ द पीपल का जो लोकसभा का स्पीकर होता है वही करता है, ठीक है। जनरली भी वही करता है और उस समय भी वही करता है। और इन जॉइंट सीटिंग, और इस जॉइंट सीटिंग क्यों बुलाया जाता है, जब किसी बिल पे स्पेशली उसको पास करवाना होता है, जनरली वो नहीं पास हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है। तो जॉइंट सीटिंग में चूंकि मेजोरिटी हमेशा लोकसभा की होती है इसलिए लोकसभा मेंबर्स की ओपिनियन का हमेशा प्रिवेलिंग स्टेटस रहता है। हमेशा वो बातें प्रिवेल करती हैं, मानी जाती हैं, एक्सेप्ट की जाती हैं क्योंकि उनकी उनकी संख्या ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा जैसा कि हम लोग मनी बिल में जानते हैं कि हमारे राज्यसभा का उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लोकसभा का ही इम्पोर्टेंस है। और यदि किसी मामले में मनी बिल में स्पेशली लोकसभा ने बिल इंट्रोडक्शन किया है तो राज्यसभा उसको बस 14 दिन तक रिटेन कर सकती है, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती ना। नहीं भी करेगी तब भी वो पास हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अपने ये तो हो गई बात लोकसभा के बारे में। अब हम लोग आते हैं राज्यसभा के बारे में। इसको इसके बारे में प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 बात करता है कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट। क्या क्या चीजें
होंगी, जिससे जो हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट्स मिलकर बनता है। तो द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडियन यूनियन आर रिप्रेजेंटेड एट द अपर हाउस। हम लोग इसको अपर हाउस के नाम से जानते हैं, और उसको काउंसिल ऑफ स्टेट के भी नाम से जानते हैं, हिंदी में राज्यसभा के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम लोग एक और बात जानते हैं कि ये कभी भी सस्पेंशन इसका, जैसे हाउस ऑफ द पीपल जो है डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन राज्यसभा जो है कभी डिसोल्यूशन इसका नहीं होता है। क्यों डिसोल्यूशन नहीं होता है? इसको परमानेंट हाउस कहा जाता है। इसका कंपोजिशन कैसे है? तो इसमें 250 मेंबर्स होते हैं, हो सकते हैं बेसिकली, और जिसमें से 12 नॉमिनेटेड होते हैं। वो कहाँ-कहाँ से होते हैं? आर्ट, कल्चर, सोशल सर्विस, ये सारे क्षेत्रों से स्पेशली नॉमिनेट किए जाते हैं ना। सचिन को एक्चुअली जो नॉमिनेट किया था, उनके लिए कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं था, लेकिन फिर भी उसको मान लिया गया कि वो आर्ट में आ जाएगा, बिकॉज ही इज अ प्लेयर दैट प्लेस के आर्टिस्टिक तरीके से खेलते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर दैट ही इज हिज एक्ट विल बी कंसीडर कवर्ड अंडर द आर्ट ना। फिर उसके बाद अब हम लोग आते हैं हमारे इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा पे। तो इसका इलेक्शन कैसे होगा? तो चूंकि इसका डिसोल्यूशन तो होता नहीं है, तो इसका 1/3 सदस्य जो होते हैं ये हर 2 साल पे रिटायर होते जाते हैं। मतलब 250 का 1/3 लगभग हमको अगर काउंट करेंगे हम लोग तो 83 के आसपास आएगा। तो इतने सदस्य हर बार हर दूसरे साल पे ये रिटायर होते हैं। और एक सदस्य जो एक बार राज्यसभा का मेंबर बन जाता है, उसकी टेन्योर कितनी होती है? तो वो होती है 7 साल, सॉरी 6 ईयर्स ना। मान लीजिए अभी आज की डेट से अगर अपॉइंट होते हैं, तो आज की डेट से 6 सालों तक हम उस पे रहेंगे अपनी पोस्ट पे, ठीक है, एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। अब इसके बाद इनका चुनाव कैसे होता है? तो जो स्टेट असेंबलीज, जैसे स्टेट असेंबलीज हमारे यहाँ है, यूनियन टेरिटरीज है ना। तो ये जो यूनियन टेरिटरीज के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनका चुनाव जो है यूनियन टेरिटरीज के लोग करते हैं। देखिए, मेंबर्स ऑफ पहला हमने स्टेट असेंबलीज के जो हैं उनका चुनाव कौन करता है? स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स। और मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज क्रिएटेड स्पेशली फॉर द पर्पज इनडायरेक्टली इलेक्ट द एमपीज ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा। मतलब राज्यसभा में जो हमारे यूनियन टेरिटरीज के एमपीज हैं, उनका सिलेक्शन जो है एक इलेक्टोरल कॉलेज यूटीज के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, और वही लोग उनका चुनाव करते हैं। और तीसरी जो 12 लोग हैं, उनका अपॉइंटमेंट हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और क्षेत्र कौन कौन सा है? आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बेसिक बातें अबाउट दी राज्यसभा। राज्यसभा का इम्पोर्टेंस क्या है तो आप लोग जानते ही हैं। द राज्यसभा हैज अ सिग्निफिकेंट रोल। कैसे कि ये जब कोई भी कानून पास किया जाता है तो उसमें राज्यसभा का भी इक्विवेलेंट रोल है। और ये कभी कभी जैसे हम लोग जानते हैं कि लेजिस्लेशन का इंट्रोडक्शन, कोई भी बिल बनाना है तो उसको राज्यसभा ही भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। आर्टिकल 312 के बारे में पढ़े होंगे। 312 मतलब जो बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। यदि ऑल इंडिया सर्विसेज का कोई कॉन्स्टिट्यूशन करना है, बनाना है, तो उसके बारे में राज्यसभा ही इम्पावर्ड है कि वो ऐसे बिल का प्रपोज कर सकती है, ठीक है। और जैसे अगर लोकसभा से किसी बिल का इंट्रोडक्शन किया गया है तो राज्यसभा के द्वारा उसको पास कर दिया जाएगा। तो फाइनली राष्ट्रपति का एसेंट मिलते ही वो बिल एक्ट बन जाता है। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द राज्यसभा। और ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट एक्चुअली। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि हमारा पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, कैसे बनती है हमारी पार्लियामेंट। तो हमारी पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें हैं? पहली तो हमारे प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट के बारे में हमने अलग से लेक्चर दिया है। और लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, जिसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम या प्रोपोर्शनेट वोटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका वोटिंग सिस्टम भी कैसे है? तो वो इलेक्शन वाला, प्रेसिडेंट वाला इलेक्शन जो था, उसमें हमने समझाया है कि प्रोपोर्शनेट वोटिंग कैसे होती है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी
एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज लीगल फेबल, क्योंकि और शेयर उन लोगों को कीजिए जो एक्चुअली नीडफुल हो ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को, जो उनके लिए वेरी हेल्पफुल होगा फॉर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स ना। थैंक यू वेरी मच।